कृषि दर्शन के दिखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, कृषि दर्शन के ज्ञान वर्षा में आप मन के स्वागत है। भाई संगवारी हो, आयरन के कमी के कारण एनीमिया के होना आम बात है, लेकिन संगवारी हो हम हाँ नींबू के निरंतर सेवन करके ये एनीमिया के समस्या ले बाँच सकथन। काबर की संगवारी हो, नींबू में विटामिन सी होते, साइट्रिक एसिड होते, जेन संगवारी हो हमर मन के रोग प्रतिरोधक क्षमता ला बढ़ाते और पेट ला साफ रखते। संगवारी हो, आप मन सोचत हो कि कैसे आज मितान हाँ शुरू चले नींबूज के बात ला करत है और यहू समझ गए हो कि आज हमन हाँ कहीं ना कहीं नींबू के गोड़ बात जरूर करबो। हाँ संगवारी हो, आज हमन हाँ गोड़ बात करत हन नींबू और बैगन के अंतर्वर्ती फसल के विषय में। ढेर कन चर्चा करबो, गोड़ बात करबो, लेकिन ओकर से पहली आप मन बर हवय कुछ खास। आज के समय में चारा उत्पादन और चारा का जो उपयोग करते हैं अपन दुधारू पशुओं के लिए, तो वैसे तो विभिन्न प्रकार के चारे उपलब्ध है, लेकिन चारा उत्पादन करने के लिए जगह की कमी के कारण एक बहुत ही अच्छा उपाय और एक अच्छा से एक साधन बोलना चाहिए कि जो अपन कर सकते हैं अझोला उत्पादन। अझोला जो है ये बहुत ही अच्छा प्रकार का चारा है। इसका जो वैरायटी है अझोला पिनाटा, इस प्रकार का ये जो वैरायटी है इसको हम बहुत ही कम जगह पर उत्पादन करके पशुओं को खिला सकते हैं और जो चारे की जो कमी है ये हम कम कर सकते हैं। अभी दुधारू पशुओं में हम देखा जाए तो 60 से 65% जो है इसके चारे में खर्च होता है। तो इसमें यदि हरे चारे का यदि हम उसमें मिलाया जाए तो जो दाना है तो दाने का प्रमाण कम हो जाएगा और जो आर्थिक लाभ है तो जो दुधारू पशुओं का जो उत्पादन लेने वाले जो किसान है उसको आर्थिक लाभ ज़्यादा होगा। तो इसमें देखा जाए तो उसमें अझोला और अलग अलग प्रकार के जो चारे हैं तो बरसीम, रूसन, नेपियर, पैराग्रास, मक्का, ज्वार, इस प्रकार के जो चारे हैं इसको भी उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन तुलनात्मक ढंग से देखा जाए तो अझोला का कोई मतलब ये बाकी के जो चारे हैं उससे इनमें बहुत ज़्यादा जो न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी रहती है। संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमन गुड़ बात करत हन, चर्चा करत हन कि नींबू के एवं बैगन के अंतर्वर्ती फसल कैसे ढंग के लिए जाए। लेकिन सबले पहले हम बात करबो नींबू के फसल के। और नींबू के फसल में गोड़ बात करे बर संगवारी हो आज हमर संग में हवय रूपेश कुमार साहू, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, बाना, रायपुर, छत्तीसगढ़ ले। तो संगवारी हो, सबले पहले तो आज हमन यही जानबो कि जब हम नींबू के खेती के विषय में सोचथन तो जमीन के तैयारी में ओकर बड़ा महत्व है। तो का महत्व है, कैसन ढंग के महत्व है, ये जम्मो गोड़ बात ला जमीन और जलवायु के तैयारी ला बतावत हवय हमर साहू जी हा। ध्यान से देखो। आज हम अंतर्वर्ती फसल के बारे में बात करेंगे, जहाँ यहाँ पर है नींबू की फसल और जो खाली ज़मीन है जो अंतर्वर्ती फसल है उसमें हम लोग भाटा की फसल ले रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा नींबू फसल की। नींबू की फसल छत्तीसगढ़ में कौन कौन से क्षेत्रों में हो सकती है, उसमें से आपका है छत्तीसगढ़ के मैदान में मुख्यतः नींबू की फसल होती है, जहाँ पर जो मिट्टी है वो भाटा माटी डोरसा कन्हार है। जो भाटा माटी में मुख्यतः नींबू की फसल उतनी अच्छी से नहीं हो पाती है, बाकी डोरसा, मटासी और कन्हार में नींबू की फसल अच्छी से की जा सकती है। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, उसमें सबसे पहले भूमि की तैयारी कैसे करें। भूमि की तैयारी करने के पहले सबसे पहले हम खेत को अच्छी तरह से मोल्ड प्लाऊ जो है उसे अच्छी तरह से हम लोग जुताई कर दें। उसके बाद मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए हैरो चलाएं। उसके बाद 3 से 3 मीटर की दूरी बना के नंबरिंग करके वहाँ पर हम लोग गड्ढा खोदेंगे। वो गड्ढे 2.5 से 2.5 फीट रहेगा गड्ढा, चौड़ाई भी 2.5 फीट रहेगा, उसकी गहराई भी 2.5 फीट रहेगी। वो गड्ढा खोदने के बाद हम लोग उसको 4 से 5 दिन के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग उसमें खाद डालेंगे ताकि जो फसल की बढ़वार हो वो अच्छे से हो। खाद में हम लोग गोबर खाद डालेंगे जो लगभग 40 से 50 किलो प्रति गड्ढा रहेगा और उसमें हम लोग 1 किलो नाइट्रोजन, आधा किलो पोटास और लगभग आधा किलो फास्फोरस डालेंगे और उसको मिला के हम लोग उस गड्ढे में छोड़ दिए रहेंगे
10 से 15 दिन के लिए। उसके बाद जो अपना बारिश का महीना है जून जुलाई में, उस समय फसल का रोपण करेंगे और ये सारी तैयारी हम लोग अप्रैल मई में कर लेंगे। तो संगवारी हो आप मन सुने देखियो कि कैसन ढंग के आप मन ला नींबू के खेती करे बर जमीन के तैयारी ला करना है, कतका धुरिया में नींबू ला लगाना है, कितना गड्ढा खोद के ओमा कौन कौन से प्रकार के खाद के प्रबंधन करके नींबू के बीज और बोआई करना है। फिर संगवारी हो अब बात आते है कि कैसना ढंग के नींबू होना चाहिए, अगर बोए के तरीका कहाँ होना चाहिए, कौन कौन से क्षेत्र में कैसन कैसन नींबू है अच्छा फसल दे सकते। तो संगवारी हो आओ जानथन बीज और बोआई के विषय में, और जेमा हमार जिन रूपेश कुमार साहू जी है तेन हाँ बतावत है कि कैसन ढंग के हम हाँ बीज और बोआई के विधि ला अपनावन। अब बात आती है किसान भाइयों की पौधों का रोपण कहाँ से करें और रोपण के लिए कौन से वृक्ष लें या कैसे टाइप से पौधे लें। इसके लिए हम जो गुटी से तैयार पौधे हैं और जो उन्नत किस्म है जैसे कि NRCC 7, NRCC 8, प्रमालनी और साई सरबती, ये जो उन्नत किस्म है वो यहाँ के जो क्षेत्र हैं उसके लिए उचित हैं। तो हम ऐसे वृक्ष मात्र वृक्षों से हम लोग गुटी तैयार करेंगे और 1.5 से 2 महीने बाद जब गुटी पूरा तैयार हो जाएगा और लगभग 1.5 से 2 फीट का हो जाएगा तो हम उस गड्ढे में हम उसका रोपण करेंगे। किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नींबू की किस्म हम लोगों ने पहचान की थी NRCC 7, NRCC 8, साई सरबती और प्रमालनी, ये सब आपको उद्यान विभाग की नर्सरियों में प्राप्त हो जाएंगे, बहुत अच्छे हैं और बाकायदा टैग के साथ आप लोग को मिल जाएगा। ये संगवारी हो जैसे कि आप मन देखियो सुनो कि नींबू हा बहुत लंबा अवधि के फसल होते और एक बार जब शुरुआत होते तो हर साल दर साल वह फसल देवत रही थे। और एक संगे संग संगवारी हो नींबू के जिन बचे हुए जगह है तेमा हमन हा कई प्रकार के साग सब्जी ले लगा सकथन। फिर फिलहाल तो अभी हम नींबू के गोट बात करथन चर्चा करथन, तो नींबू में हमन हा जल प्रबंधन कैसन ढंग के होना चाहिए यहू गोट बात ला सुनना और जानना ओतके जरूरी है। आओ सुनथन और देखथन कि नींबू में जल प्रबंधन कैसे हुआ है। अब किसान भाइयों मैं बात करना चाहूँगा इस नींबू की फसल में जल प्रबंधन की। तो जल प्रबंधन के लिए इसमें लगभग पूरे साल में 10 से 11 सिंचाई की आवश्यकता होती है। बरसात के समय में सिंचाई की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, बाकी जो 8 महीने बचते हैं उसमें सिंचाई की आवश्यकता रहती है। सिंचाई देने के लिए इसमें थाले बनाए जाते हैं जो गोल जिसकी आकृति गोल होती है। लगभग उसकी जो चौड़ाई है वो पौधे के कैनोपी के हिसाब से रहती है। लगभग आप 1 मीटर की चौड़ाई कैनोपी उसमें ले सकते हैं और चैनल के माध्यम से आप सिंचाई कर सकते हैं। आप अच्छी सिंचाई व्यवस्था अच्छी करने के लिए आप ड्रिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे ढंग के होना चाहिए एकर खाद के प्रबंधन हाँ, और खाद के संगे संग कैसन ढंग के होना चाहिए खाद और खरपतवार के प्रबंधन हाँ, ये जम्मो गोट बात ला बतावत है। आओ देखथन और सुनथन। अब किसान भाइयों बात आती है उर्वरक प्रबंधन की। उर्वरक प्रबंधन में सबसे जो ज़्यादा मात्रा में देना होता है वो रोपण के समय देना होता है, जिसमें आपका 40 से 50 किलो FIM गोबर कंपोस्ट हो गया और 1 किलो के आसपास आपको नाइट्रोजन देना है, आधा किलो के आसपास आपको फास्फोरस देना है और 1 किलो के आसपास आपको पोटास देना है। और उसके बाद ये आपका जो बेसल डोज है, प्राथमिक डोज बोलते हैं, ये हो गया। उसके बाद आप जब भी सिंचाई करेंगे तो उसमें 15 से 20 दिन के गैप में आप उसमें उर्वरक डालेंगे, जिसकी जो अनुशंसा है वो इस प्रकार से है कि आधा किलो आप नाइट्रोजन डालेंगे, 200 से 250 ग्राम आप फास्फोरस डालेंगे और लगभग आधा किलो के आसपास आप पोटाश डालेंगे। तो प्रति सिंचाई के समय आप देंगे 15 से 20 दिन के इंटरवल में। तो संगवारी हो ढेर कन चर्चा हुई से गोट बात हुई से अब बेरा हो गए एक ठन सुघर संदेश के। आओ देखथन ये संदेश ला। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी,
बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी हो, संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि हमार गोड़ बात चलत है कि हम हाँ नींबू और बैगन के अंतर्वर्ती फसल कैसन ढंग के लन, जेमा सबसे पहले हम बात करत हन नींबू के फसल के। तो संगवारी हो, जब नींबू के फसल हा बाढ़े ला धर लेथे तब ओकर कटाई छटाई के एक बड़ा महत्व होथे। काबर की कटाई छटाई से ही जो नींबू के पौधा है तेन हा एक सही आकार लेथे और जब सही आकार लेथे संगवारी हो तो ओकर फलदार वृक्ष जैसे बनथे, वह फलदार पौधा जब बनथे तो अच्छा से अच्छा फल देथे। तो जानथन कि कैसन ढंग के होना चाहिए कटाई छटाई, का बतावत है साहू जी हा, देखो। अब किसान भाइयों, बात आती है नींबू की फसल को कैसे अच्छा बनाएं। इसमें आपका कर्षण क्रिया जो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, हम उसकी बात करना चाहेंगे। कर्षण प्रक्रिया में आपका ट्रेनिंग है और दूसरा चीज़ है प्रूनिंग। ट्रेनिंग को पौधे को सबसे स्टार्टिंग फेज़ में दिया जाता है। उसको 6 महीना से लेकर 1 साल तक के जो प्रैक्टिस किए जाते हैं वो आपका ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग में पौधों को स्पेशल साइज दिया जाता है पत्तियों को, ताकि जो पौधे हैं वो जो पूरी हाइट में बढ़े या उसकी जो कोनापी है वो अच्छे से बढ़े। और दूसरा होता है प्रूनिंग। प्रूनिंग में जो सूखी डालियां हैं और जो पुराने पत्ती हैं उसको हटाया जाता है ताकि जो फ्रूट का साइज है वो प्रॉपर अच्छे से आए। तो संगवारी हो, एक संगे संग बात आते कि भाई रोग राई घलोक नींबू के पौधा में जल्दी लगते। कैसन कैसन प्रकार के बीमारी और रोग राई नींबू के पौधा में लग सकते, नींबू के फसल में लग सकते और ओकर उपचार कैसे ढंग के करना है, का सावधानी रखना है, ये जम्मो गोड़ बातला हमार जिन विस्तार अधिकारी है तेन हम बतावत है। देखो सुनो वो क्या कहा थे। अब किसान भाइयों, प्रबंधन उचित करने के बाद भी नींबू की फसल में कुछ बीमारियां रह जाती है। जैसे कि नींबू में सबसे वृहद जो रहता है वो नींबू का कैंकर होता है। तो नींबू के कैंकर में पत्तियों में इस टाइप से जो गोल गोल धब्बे हैं, जो चकत्ते हैं वो दिखाई देते हैं, तो वो नींबू का कैंकर होता है, जिसको समय पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी रहता है। नहीं तो अन्यथा जो फ्रूटिंग है और फ्लावरिंग है उसमें बहुत सारी समस्या आ सकती है। तो इसके बचाव के लिए हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो घोल है वो डालते हैं। 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी में हम लोग मिलाकर उसका स्प्रे कर देते हैं। भाई हमन हाँ गोड़ बात करें कटाई छटाई के, रोग राई के, और ओकर बाद संगवारी हो जब नींबू के आकार अपन चरम अवस्था में आथे तो वह अवस्था कौन से होना चाहिए, ये हमार किसान भाई मन ला जानना उसके जरूरी होते। तो संगवारी हो, कब हमला नींबू ला तोड़ना है, ओकर कैसन ढंग के संरक्षण करना है, ये जम्मो गोड़ बात ला बतावत हवे साहू जी हा। आओ देखथन ध्यान से काय कहा थे। अब किसान भाइयों, बात करते हैं कि हम नींबू को कब तोड़ें, कैसे तोड़ें और उसका संरक्षण कैसे करें। सर्वप्रथम नींबू तोड़ने के लिए जब नींबू हरित से जब आपका पीला होने को लगे तो आपको नींबू की तोड़ाई करना है। उसमें आपको देखना है कि वो प्रॉपर उस साइज में है कि नहीं। और नींबू की जो फलन है वो वृक्ष लगने से दूसरे से तीसरे वर्ष उसका फलन आना स्टार्ट हो जाता है, जो आपका 3 बार आता है साल में। एक गर्मी में आएगा, एक ठंड की स्टार्टिंग में आएगा और एक बरसात के समय आएगा। इसमें 3 बार इसमें फ्रूटिंग आती है और अच्छा साइज और उसका जो कलर आ जाएगा उसके बाद आप उसको मार्केट में ले जाके उसको बेच सकते हैं। और जब अच्छे ढंग से नहीं पका है तो आप उसको
गिले नमी बोरे से गीले करके उसको रख सकते हैं, तो ये आपका 7-8 दिन तक आप रख के उसको फिर मार्केट में बेच सकते हैं धीरे धीरे करके। तो भाई संगवारी हो, ये तो बातचीत रही से कि नींबू के खेती में हमन हा कैसन ढंग के प्रबंधन करन ताकि नींबू के जन फसल है वो हमला लंबा अवधि तक अच्छा से अच्छा फसल देवत रहे। अब बात करथन कि नींबू के नीचे में अगर बैगन के खेती करत हन तो ओला हमन हा कैसन ढंग के प्रबंधन करन, का ओकर में उदिम करन, ये जम्मो गोड़ बात ला बतावत हवे लोकेश कुमार फेकर जी, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी। तो आओ देखथन कि वो हा काय कहा थे बैगन के विषय में। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर नींबू मुख्य फसल के रूप में लगी हुई है, उसके साथ में अंतर्वर्ती फसल के रूप में बैगन लगा हुआ है। यहाँ अंतर्वर्ती फसल की बात करें तो हम विभिन्न प्रकार के सब्जियों को जो कम अवधि की फसल हैं उसको हम अंतर्वर्ती फसल के रूप में ले सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ बैगन लगा हुआ है और हम आपको आज बताएंगे कि बैगन की अंतर्वर्ती फसल के रूप में कैसे करें। तो जैसे हमेशा अंतर्वर्ती फसल, जब हमारे मुख्य फसल जैसे फलदार वृक्ष जो हमेशा दीर्घायु के रहते हैं, वो फल आने में उसको समय लगता है, 4 से 5 साल उसको बढ़वार में समय लगता है। इस समय को हमको मेंटेन करने के लिए या फिर हम अपने इनकम को थोड़ा और बढ़ाने के लिए हम अंतर्वर्ती फसल के रूप में सब्जियां को उत्पादन कर सकते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, आज बैगन लगा हुआ है इस फील्ड में, तो बैगन की खेती हम अंतर्वर्ती के रूप में कैसे लें। आप सबसे पहले इसे जो स्पेसिस बचा हुआ है ये फलदार वृक्षों के बीच में, उसके लिए हम अच्छा खासा जुताई करेंगे। एमबी प्लाऊ से गहरा जुताई करने के बाद गर्मी के दिनों में या फिर अपन जब तैयारी करते हैं उस समय भी इसको गहरी जुताई करके फिर कल्टीवेटर चला के और एक बारीक करने के लिए हम रोटावेटर का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम मतलब जुताई करने के बाद फिर उसी समय उसमें पर हेक्टेयर के रूप में गोबर खाद 10 टन मात्रा में, और जो रासायनिक खाद अगर उपयोग करना चाहते हैं तो रासायनिक खाद के रूप में सुपर सिंगल सुपर फास्फेट है, यूरिया है और पोटास है। तो अपन सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास को जब फील्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं उस समय हमको पूरी मात्रा जो रहती है, जैसे 120 केजी यूरिया, 180 केजी सिंगल सुपर फास्फेट और 120 केजी ये अपना पोटास का है। अपन सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास को पूरी मात्रा में फील्ड में स्प्रे मतलब मिला देना चाहिए जब ज़मीन की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद अपन 2-3 मीटर या 2-2 मीटर की क्यारियाँ बना के और नाली जो पानी सिंचाई के लिए अगर आपके पास ड्रिप है तो ड्रिप के सहारा से, या फिर अगर ड्रिप की आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप छोटी छोटी क्यारियाँ बना के कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर बैगन लगा हुआ है, इसका स्पेसिंग हम लोग रखे हैं 90 सेंटीमीटर है लाइन से लाइन में, और पौधा से पौधा 60 सेंटीमीटर या 2 फीट बोल सकते हैं इसमें लगाया हुआ है। और इसकी जैसे अब रोपाई, अपन बैगन को जब रोपाई करते हैं तो उससे पहले बीज बोआई करते हैं। बीज बोआई में हम बीज को 25 से 30 दिन पहले, रोपाई के 30-25 दिन पहले हम इसको कर सकते हैं। इसको हम प्लग टाइप सीडलिंग तैयार कर सकते हैं या छोटा सा बेड बना के हम इसका बीज बोआई कर सकते हैं। बीज बोआई से पहले ना हम उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए, केमिकल ट्रीटमेंट हो या फिर ऑर्गेनिक का भी कर सकते हैं। केमिकल के रूप में थीरम है या साप के रूप में मिल रहा है कार्बनडाजिम है, इससे आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जब ये तैयार हो जाए 20 से 25 सेंटीमीटर का हो जाए और रोपाई के लायक हो जाए और फील्ड प्रिपरेशन हमारा इधर तैयार हो जाए, उसी समय हमको रोपाई करना चाहिए। जैसे क्यारी बनाए हैं उसी में स्पेस जैसे मैं बताया 90 और 60 सेंटीमीटर के, उसमें आप प्रति पौधा एक थैला बना के या फिर छोटा छोटा बना के उसको मतलब रोपाई कर सकते हैं। फिर संगवारी हो, जैसे कि आप मन जानत हो कि हमार खेती किसानी के बूता ला बढ़ाए बर हमार सरकार हा विभिन्न प्रकार के योजना निकाले है। तो ये विषय में का योजना हो सकते, आओ जानथन ये विषय में काय कहा थे हमार अधिकारी जी है। उद्यान विभाग के माध्यम से हम कृषि के साथ साथ उद्यानिकी की भी चीज़ों को समाहित कर रहे हैं। कृषि के साथ साथ उद्यानिकी चीज़ों को समाहित करने से ये है, उनको प्रतिदिन आय का एक साधन मिलेगा, प्रतिदिन आय का साधन मिलते जाएगा। अब इसमें विभाग से जो संचालित योजनाएं हैं उनके बारे में बताऊंगी। उद्यानिकी की खेती करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि किसान के पास एक तो फेंसिंग हो
और एक सिंचाई सुविधा हो। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसके लिए योजना के अंतर्गत किसानों को फलदार पौधे रोपण करने के लिए उत्साहित किया जाता है। जैसे कि आम के वृक्षों को दिया जाता है, 1 हेक्टेयर में 100 पौधे लगते हैं। ये सब चीज़ में सब्सिडी प्रदान की जाती है किसानों को, दूसरे वर्ष के लिए भी और तृतीय वर्ष के लिए भी। दूसरे वर्ष में अगर किसान 90% तक अपने पौधों को जीवित रख सकता है तो उसे उस पर अनुदान राशि दी जाती है। तीसरे वर्ष में भी खाद प्रबंधन, दवाई, ये सब में भी किसान भाइयों को अनुदान की राशि दी जाती है। ड्रिप के लिए भी प्रावधान है। ड्रिप सिंचाई साधन बहुत अच्छी चीज़ रहती है। ड्रिप में यह है कि आप लगाएंगे तो आपका एक तो समय बचता है किसान भाइयों का, खरपतवार ज़्यादा आते नहीं हैं उसमें। और आजकल देख रहे हैं कि श्रमिकों की जो आवक नहीं हो पा रही है, श्रमिक नहीं मिल पाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें समस्या आ रही कि लोग यहाँ पे काम करना नहीं चाहते। तो ये सब चीज़ से क्या है, हमें ड्रिप एक समाधान है इस चीज़ों के लिए। और ड्रिप लगाने से इसमें ये प्रोडक्शन में भी फ़ायदा बढ़ता है हमारा। इसके साथ साथ एक है सामुदायिक फेंसिंग योजना। इसमें यह है कि एटलीस्ट 3 किसानों का समूह हो, वो चाहें तो एक परिवार के भी हो सकते हैं, लेकिन खाता अलग अलग हो, जिसमें उनकी जो एरिया है 0.25 से लेके मैक्सिमम वो 3 हेक्टेयर तक की उसमें लाभ ले सकते हैं। इसमें इकाई लागत राशि जो लगती है 1,08,000 के आसपास का एस्टिमेट राशि बनता है। इसमें विभाग 50% तक की सब्सिडी देता है। 50% किसान अपना खुद लगाएगा और बिल विल और अपने डॉक्यूमेंट जमा करेगा तो 50% उसको सब्सिडी विभाग देती है। डॉक्यूमेंटेशन में मैं शुरुआत में ही बताना चाहूँगी कि उद्यान विभाग से कोई भी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। सबसे पहले किसान अपना मतदाता परिचय पत्र या पैन कार्ड या आधार कार्ड देगा एज ID प्रूफ के रूप में। उसके साथ साथ उसको देना होगा अपना ज़मीन के कागजात, B1 नक्शा खसरा, जो लेटेस्ट 6 महीने तक का ही हो, उससे पुराने को विभाग में नहीं लिया जाता। तो वो पटवारी से या ऑनलाइन भी निकलता है, वो निकाल के वेरीफाई करवा के जमा कर सकता है। संगवारी हो, ढेरकन चर्चा होई से, गोड़ बात होई से, अब बेरा हो गए एक ठन सुघर सुघर गीत ला सुने के, संगीत ला सुने के। तो आ सुनथन और देखथन ये गीत ला। बिहारी लाल की ना 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 बिना बजावत हरि गुण गाम और नारद घाट में सूरज स्नान करके वहां पर माता कुंती चारों भैया सुस्तावा थे भैया। माता कुंती थी बेटा भीम, शरीर थके बेटा पाके ले चल के थे। वहां पर मैं भीमसर रहे तो सब लोग वही के भैया लेकर के हेडम्बर में लेके वृक्ष के सामने उतारा थे जी। संगवारी हो, ये तो रही गीत संगीत कैसे लगी साप मन ला, येला तो आप मन जरूर बताहू। और हमारा आज के जो अंक है वो कैसे लगी ये ला अपन जरूर बताहू। हमारा पता तो आप मन ला पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। संगवारी हो, हमारे मन के ईमेल पता घलो है। ईमेल पता है program ddkraipur@yahoo.com। आप मन हमन ला पत्र लिखो संगवारी हो, ईमेल कराओ। आप मन के पत्र के ईमेल के दोनों के स्वागत है। तो आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।